हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे, जिसमें हम सीखेंगे एस सी वर्मा के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। इस ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में जो क्वेश्चन होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन के मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डायमेंशन m1l-1t-2 में करेस्पॉन्ड टू। हमें चेक करना है कि डायमेंशन जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो इन चारों ऑप्शन में से किसकी डायमेंशन हो सकती है। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं इसको। जो ए है ऑप्शन वो किसका है? वर्क का। एंड वर्क को कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? m1l1t-2। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। एंड डायमेंशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज L1। सो हमारे पास जो आंसर आता है वो इसका ये आता है m1l2t-2। ये जो डायमेंशन है ये वर्क की है, और ये वर्क की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के भी इक्वल होती है। इसका मतलब वर्क और एनर्जी की डायमेंशन और यूनिट सेम होती है। जूल इज फॉर यूनिट, जूल इज द यूनिट फॉर वर्क एंड एनर्जी। सेकंड ऑप्शन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को स्मॉल पी से शो कर रहे हैं हम यहाँ पर। एम वी मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन L-t-1। सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आता है वो इसका m1l1t-1। सो इसके बाद में थर्ड ऑप्शन प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमें ऊपर लिखी थी अभी, ये डायमेंशन फोर्स की। हमें यहाँ पे इसको वापस लिखना है m1l1t-2, और उसके नीचे एरिया की डायमेंशन L²। सॉल्व कर लेते हैं इसको। m1l-1 एंड t-2। डी, ऑप्शन डी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देन एनर्जी की डायमेंशन जो हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन मिली थी वही एनर्जी की डायमेंशन है। इसको हम वापस रख रहे हैं यहाँ पर m1l2t-2 एंड वॉल्यूम की डायमेंशन L3। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा? m1l-1 एंड t-2। चेक कीजिए आंसर को। हमारे पास जो डायमेंशन है वो क्या है? 1-1-2। सो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? सी एंड डी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट चेक करना है। अब इस क्वेश्चन में भी मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। और दूसरा कह रहा है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, कि इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं? देखो, जैसे हमारे पास हम एक इक्वेशन लिखते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस as। हमने यहाँ पे 2 नहीं लगाया है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगी। दोनों तरफ अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे तो इस वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन आएगी L2t-2। इधर भी डायमेंशन यही आएगी L2t-2, और इस तरफ भी डायमेंशन सेम आएगी
-2 इंटू एल। सो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट रियलिटी में ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो इनकरेक्ट भी हो सकती है और वो करेक्ट भी हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। अगर यहाँ 2 लगा हुआ होता तो भी सेम डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन मुझे मिलती। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। ये कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन रॉन्ग है, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो कभी भी करेक्ट नहीं होगी, वो श्योर है कि वो इनकरेक्ट ही होगी। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और मैंने s नहीं लिखा है, तो हम चेक करें अगर इस इक्वेशन को, तो दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो सेम नहीं आएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो कहता है कि इक्वेशन की हर एक टर्म की डायमेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम नहीं होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2। तो हम देख सकते हैं कि ये डायमेंशन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये डायमेंशन इसके बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो श्योर है कि वो इनकरेक्ट होगी ही होगी, तो वो करेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो डी है, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन अगर हमने चेक किया किसी इक्वेशन के दोनों तरफ कि वो इक्वेशन दोनों तरफ की डायमेंशन सेम नहीं आ रही, तो हो सकता है वो इनकरेक्ट हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसके आंसर के लिए क्या आ जाएगा, आंसर ए, बी एंड डी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें भी हमें स्टेटमेंट चेक करने हैं, तो 4 स्टेटमेंट गिवन है, चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं बेस क्वांटिटीज की टर्म में। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। डायमेंशन में ऑलवेज बेस क्वांटिटीज की ही पावर लगाई जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, m1 l1 t -2। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें जो हमने डायमेंशंस लिखी है 1 1 -2, वो बेस क्वांटिटीज के ऊपर ही लिखी है, मास लेंथ एंड टाइम। सो ऑल क्वांटिटीज में भी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, a base quantity cannot be represented dimensionally in the terms of rest of the base quantity। इसका मतलब ये है कि किसी भी बेस क्वांटिटीज को हम किसी दूसरी बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में, किसी दूसरी बेस क्वांटिटीज के टर्म में शो नहीं कर सकते। जैसे मान लिया हमारे पास बेस क्वांटिटी है मास, तो इस मास को हम लेंथ के टर्म में शो नहीं कर सकते। इसका मतलब जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, जो भी है, तो ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में एक दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, द डायमेंशंस ऑफ अ बेस क्वांटिटी in other base quantity is always 0। The dimension of base quantity in other base quantity is always 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी बेस क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है
वो दूसरी बेस क्वांटिटीज़ में ऑलवेज ज़ीरो होती है। जैसे मान लिया अपने पास एक बेस क्वांटिटी है टाइम, तो टाइम जो एक बेस क्वांटिटी है अपने पास, इसकी अगर डायमेंशन लिखेंगे तो इसमें आएगा टी रेज टू द पावर ऑफ 1 ओनली। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूँ एम नॉट या L0 T1। इसका मतलब ये है कि इस बेस क्वांटिटी में दूसरी जो बेस क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन क्या है, 0 है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लिया अपने पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1T-1। लेकिन अगर हम इसके साथ में ये लिख दें m0 तो भी गलत नहीं होगा। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो एक डिराइव क्वांटिटी है उसमें मास की डायमेंशन जो कि एक बेस क्वांटिटी है वो 0 है। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है, डी, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन में बेस क्वांटिटी की डायमेंशन कभी भी 0 नहीं होती। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसमें एक बेस क्वांटिटी जो है वो है मास, और उस मास की जो डायमेंशन है वो इसमें 0 आ रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर जो है वो 3 आंसर मिलते हैं हमें, ऑप्शन ए, बी एंड सी। थैंक यू।